है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल और बहुत अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। फिजिक्स एंड मैथ में मैंने अभी तक जितना पढ़ा दिया है वो आपने साथ के साथ कवर किया होगा एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब आज के जो लेक्चर है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिखा हुआ था पहले से तो बोल दिया, कल वाले रेज नहीं किया था, बट एक सेकेंड लेट मी रेज इट। तो गाइस ये जो अभी आपका हमारा लेक्चर है फिजिक्स का है और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या, जो पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसका थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल मैं आपको इसका पहले पढ़ा चुकी हूँ इस टॉपिक का, रेडियो एक्टिविटी का। और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे। आज उन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आज हम सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड आप में से कई लोगों ने वो कर लिया होगा, मेरे ख्याल में अपना कंप्लीट कर लिया होगा और शायद ये हमारा रेडियो एक्टिविटी का शायद पार्ट नंबर 4 होगा आई गेस। बाकी मैं चेक करके टाइटल में उसी हिसाब से डाल दूँगी एंड लेक्चर नंबर भी शायद अपन लोग का 22 है। तो मैंने आपको ये 2-3 दिन पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं क्वेश्चंस तो, एंड मुझे लग रहा है आपने शायद काफ़ी लोगों ने सॉल्व भी कर लिए हैं क्योंकि 1-2 लोगों का जो अपना ग्रुप है उसमें रिप्लाई भी आया था, उन्होंने सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिख के भेज दिए थे। एंड अभी मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगी कि क्या आपका सही आंसर होने वाला है, तो प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। एंड हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी अपना ये स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशंस वाला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपने नहीं किए हैं ना क्वेश्चंस तो एक बार डू ट्राई देम, डायरेक्टली यहाँ जंप मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते जाएँ, वो नहीं मुझे बिल्कुल भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें, उन क्वेश्चंस को करें एंड देन अपना फिर सॉल्यूशन चेक करके फाइनल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो। ऐसा मत करिएगा प्लीज़ कि आपने सिर्फ वीडियो देख ली, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले पूरा उसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है देन डू ट्राई हेयर, तो उससे क्या होगा ना, आपको याद भी रह जाएगा वो हमेशा के लिए। अब डायरेक्ट यहाँ जंप करके रहोगे ना तो उससे कुछ याद नहीं रहेगा और वो बहुत ना एग्ज़ाम में जाके बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है वो वाली कि आता भी है और नहीं भी आता है, तो डोंट डू दैट। तो चलिए हम पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई करते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और थी क्या, कि जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 46 तक किसी और चैप्टर से रिलेटेड है एंड रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस उसमें ना क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट है, तो मैं इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 ना लिख के यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 लिख देती हूँ। डोंट गेट कंफ्यूज कि 1 से लेके 45 का कोई और वीडियो है या 46 तक का कोई और वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही वीडियो आ रही है। अगर आई तो कुछ उसके बाद होगी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं क्वेश्चन नंबर 47 लिख रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 47 से ही स्टार्ट है। ओके, अगर किसी को डाउट है कि मैंने कहाँ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में, मैं अपना सारा डिस्कशन ग्रुप है जो हम लोग का, वहाँ पे मैं आपको सारे PDF फॉर्मूलाज एंड सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती हूँ, तो प्लीज़ डू चेक द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 है सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी कि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। एक सेकेंड गाइस, लेट मी ओपन द बुक। प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी से मैंने आपको नहीं करवाया है शायद, मुझे याद है जितना मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था, बट दिस इज़ अबाउट द मीन लाइफ टाइम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इन 1 मीन लाइफ टाइम, मतलब एक मीन लाइफ टाइम में वो कितना आपका सर्वाइव कर पाएगा आपका रेडियो एक्टिव। देखिए मीन लाइफ टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे हर रेडियो, अब ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसमें अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई 2 साल में डिके हो रहा है, कोई 3 में डिके हो रहा है, कोई 4 में, कोई 5 में। मीन लाइफ टाइम में क्या होता है, इन सबका एक तरह से एवरेज ले लिया जाता है, एक तरह से मीन निकाल लिया जाता है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो एक मीन लाइफ में उसका सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो गाइस देखिए, इसमें सबसे पहले हम अपना रेडियो एक्टिव डिके का जो हमारा इक्वेशन होता है हम वो लिखते हैं, हमारा जो फाइनल निकल कर आता है E - λT। ओके, ये इक्वेशन अपना लोग की बन जाती है। अब इसमें आपसे क्या बोला गया है कि वो आपका कितना सरवाइव कर रहा है। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में ना क्या होता है कि आप इसे ना, ये T तो आपको बन दे रखा है, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे ना
तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है उसमें डिवाइड में भी लैम्डा में आ जाता है, उसका ना एक अलग फॉर्मूला है। अभी एक काम कीजिए, आप ना इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी वाला या तो इस वीडियो के लेक्चर में या अलग से एक वीडियो लूँगी ना जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स की, उसमें मैं आपको बता दूंगी, तब फिर इस क्वेश्चन को हम तब देखेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगी ना और मैंने आपको पढ़ाया है नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे सही से। तो जब हम उस चीज़ पर आएंगे तभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ डायरेक्टली जंप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 48 पे। 47 अभी नहीं करवाया है। जब भी मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगी प्रोबेबिलिटी वाला ना इसमें रेडियो एक्टिव में, तभी मैं उस क्वेश्चन को करवाऊंगी, बीच में जंप करूँगी ना तो समझ नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अब देखिए इस तरह के मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं जो क्वेश्चन नंबर 48 है, मगर इसके मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाफ लाइफ टाइम का, इस सब चीज़ों का, तो उसके बेसिस पे वैल्यूज पुट करके अपना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, रेडियो ऑफ इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियर इन 2 डिफरेंट सैंपल इज 2। देखिए आपका एक कोई सैंपल है, ठीक है, इसके अंदर आपके 2 अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं और ये किस रेशियो में है, आपके 2:3 के रेशियो में, ठीक है। और इनकी हाफ लाइफ्स, इन दोनों एलिमेंट्स की, ये ए एंड बी अगर आप सपोज कर ले रहे हैं, तो इनकी जो हाफ लाइफ्स है वो कितनी है, एक की है 1 आवर और दूसरे की हाफ लाइफ है 2 आवर। मतलब अगर सपोज हमारे पास ए एंड बी है, एक 10 किलो है और दूसरा 15 किलो है, तो ये 1 घंटे बाद 5 रह जाएगा और ये 2 घंटे बाद आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 7.5 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए, हाफ लाइफ मतलब पूरा हाफ उसका रिड्यूस हो जाना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो 6 घंटे बाद आपका कितना रह जाएगा, 6 घंटे के बाद आपका कितना रह जाएगा, 1 घंटे में आधा हो रहा है तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा। अच्छा गाइस, तो इसमें देखिए डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग कि हमारा 1 घंटे में आधा हो रहा है तो 2 घंटे में तो हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, इतना था आधा हो गया और अगले आधे घंटे में पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए वो एक अलग चीज़ होती है जब जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपका पानी फिल हो रहा है या टैंक में पानी फिल हो रहा है या आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आधे घंटे में इतनी बार दी तो 1 घंटे में कितनी बार दोगे। यहाँ कॉन्सेप्ट है अलग, थोड़ा सा अलग। क्या है देखिए इसमें, ये है मान लीजिए आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपका 1 घंटे में आधा डिके कर जाता है, तो 1 घंटे के बाद ये रह गया आधा, इतना। अब मैंने क्या बताया, ये आपका 1 घंटे में कितना हाफ डिके हो जाता है। अब अगले 1 घंटे में ये फिर हाफ डिके होगा। अब हाफ डिके होगा किसका, इसका, ये जो आपके पास बचा है ना इसका हाफ डिके होगा, ना कि इस पूरे का। इसमें से तो ख़त्म हो गया आधा, आधा ख़त्म हो गया, ये आधा रह गया है। अब ये जो आधा रह गया है इस आधे का हाफ डिके होगा, इतना, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट अगले आवर में फिर हाफ डिके अगर होता है तो वो इसके हाफ का हाफ डिके होगा, मतलब इतना। फिर इसके हाफ का हाफ डिके होगा, फिर इसके हाफ का हाफ डिके होगा। इस तरह से आपका चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका पहले घंटे में हाफ हो गया फिर अगले घंटे में पूरा ख़त्म, जो बचा फिर उसका हाफ होगा, फिर जो बचा वो उसका हाफ होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हाफ डिके में इस तरह से चलता है प्रोसेस। तो लेट मी इरेज दिस थिंग। हाँ देखिए गाइस, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया है हाफ लाइफ का, वो क्या बताया मैंने आपको कि हमारा फाइनल जो हमारे पास जो बच जाएगा वो ओरिजिनल में जो था वो एंड इसके साथ आपका e⁻⁻λ करके था, उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 एंड इसकी पावर t/में t, ठीक है। अब ये t क्या है और ये t क्या है, देखिए ये वाला t जो है आपका, ये वाला t, ये कैपिटल T, ये है आपका हाफ लाइफ टाइम। इसको फॉर्मूले की तरह इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर मैंने आपको ये नहीं लिखवाया है पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं रेडियो एक्टिविटी के न्यूक्लियस वाले चैप्टर के, वो इसी फॉर्मूला से होते हैं। तो ये वाला टी इसमें क्या है, हाफ लाइफ टाइम, एंड दिस स्मॉल टी इसमें क्या है, स्मॉल टी है आपका टाइम, जितनी देर तक वो डिके हो रहा है, टाइम डिके, कितनी देर तक आपका वो डिके हो रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो 6 आवर है, ठीक है। तो सपोज अगर मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन देती, हमारे पास 10 किलो था, कोई भी 10 किलो, इस किलो नॉट पॉसिबल किलो में मिलना, अब जो 10 किलो हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, हाफ लाइफ इसकी 5 थी, तो बताइए 20 घंटे बाद में कितना रह गया। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा फाइनल एन हमें निकालना है, ओरिजिनल 10 किलो था, हाफ लाइफ एंड कितनी है हाफ लाइफ इसकी, वो नीचे लिखेंगे हम,
ठीक है। एंड आपका कितनी देर में वो डिके हो गया, ये मतलब कितनी देर में हमें निकालना है उसका डिके ख़त्म हो गया, ये हम ऊपर लिखेंगे। एंड आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर, इसको कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 10 × 1/8 एंड सॉल्व करेंगे तो 5/4। दिस विल बी द आंसर। ओके, ये एक एग्जाम्पल लेके बताया मैंने आपको। अब हम मूव करते हैं जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसकी तरफ। देखिए, आपके जो लेक्चर मैं क्वेश्चंस वाला लेती हूँ ना, क्वेश्चन आंसर सेशन वाला, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन देके भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इस सेशन को लेती हूँ स्पेशली इसलिए क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप क्वेश्चंस के साथ ही सिर्फ समझा सकते हो, या फिर होता है ना कि हर क्वेश्चन में आप 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा बता देते हो बच्चे को, है ना, उसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आप लोग का ना एक अच्छा सा कमांड हो जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या है, हमारे 2 सब्सटेंस हैं ए एंड बी, हमने इनका नाम दिया था, तो हम क्या लिख लेते हैं पहले एन ए के लिए। एन ए का क्या हो जाएगा आपका एन, सॉरी यहाँ पे एन नॉट होता है ना, एन ए नॉट 1/2 T/T। एन बी आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड में लिख लेती हूँ। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपको 2 चीज़ों के बीच में रेशियो गिवन होता है, तो रेशियो को आप डिवाइड की फॉर्म में हमेशा लिखते हैं, ठीक है। एन बी नॉट 1/2 T/V, ठीक है, ये लिख दिया। अब ओरिजिनली आपका एन ए नॉट कितना है ये तो हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें एन ए नॉट का और एन बी नॉट का रेशियो पता है 2:3। इसका क्या मतलब, आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें मान लीजिए एन ए नॉट का ओरिजिनल अमाउंट पता होता 10 और एन बी नॉट का भी ओरिजिनल अमाउंट पता होता 15, लेकिन जब हम इसको पुट करते तो ये कट के आपका 2/3 आ जाता। सो दिस इज़ द रेशियो इसका 2/3, ठीक है, 2/3 के रेशियो में है। तो अब चाहे तो आप ओरिजिनल लिख दो जो है आपका, चाहे तो उसका रेशियो लिख दो। रेशियो लिखोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, ओरिजिनल लिखोगे तो भी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फाइनली आपका इतना ही रह जाएगा। बस एग्जाम में रेशियो की फॉर्म में इसलिए देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। बाकी रेशियो एंड परसेंटेज ये सब चीज़ें मैं आपको जो न्यूमेरिकल मैथ पढ़ाऊंगी ना 10th लेवल को, उसमें ज़्यादा अच्छे से करवाऊंगी। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम 2/3, मुझे कितने 1/2। मैं गाइस यहाँ से इरेज कर देती हूँ ये वाला क्वेश्चन ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ। स्मॉल टी मैंने क्या बताया था आपका, हमें डीके करने के लिए कितना टाइम चाहिए 6 अपॉन में ए का हमारा जो है हाफ लाइफ टाइम कितना है 1। यहाँ पर 3 तो हमने लिख दिया, ये रेशियो वाला 1/2। अब ये ऊपर वाला टी जो है हमें कितने टाइम तक उसको डिके करवाना है, वो तो 6 ही रहेगा सेम, डिवाइड बाय हमारा कितना है हाफ लाइफ टाइम 2। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या, 2 × 1/2 का पावर 6 अपॉन में 3 × 1/2 की पावर 3, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। इसको अभी आप थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/2 की पावर 6, सॉरी ये तो पूरा 2/3 अलग लिख दीजिए, और ये वाला जो 1/2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो इनटू, ये यहाँ डिनोमिनेटर में है ना 2, डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर अगर आप ले जाओगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/1 का क्यूब इस तरह से लिख सकते हो, सॉरी ये 6 था, ऐसे लिख सकते हो। अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो 2/3 इंटू 1/2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3/1। देखिए गाइस, करने के लिए आप इस पॉइंट पे भी इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो। यहाँ पर अगर किसी का मैथ्स अच्छा है वो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकता है। मैं पूरा स्टेप वाइज चल रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करने बैठें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा, एक और 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली 2 की पावर 2 रह जाएगा। तो आ गया आपका 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1:12। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया होगा गाइस? अगर नहीं समझ में आया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब में, जहाँ पे मतलब, या फिर अपना टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ भी आपको ईजी हो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी अगर समझ नहीं आया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैंने पहले एक छोटा एग्जांपल देके इस चीज़ को समझाया था ताकि कोई डाउट ना रहे। बाकी अभी जब हम आगे
करेंगे तब फिर देखते हैं और हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, इस तरह के भी हमारे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तब और अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एंड नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है आपको? एटॉमिक वेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज mw ग्राम एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ n ग्राम, ओके, ऑफ इट्स मास इज। अच्छा, आपको निकालना है कि आपकी रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी n ग्राम के लिए। तो गाइज देखिए, ये इस तरह से वही पूछा जा रहा है आपसे जो मैंने बताया था ना, आपका एक्टिविटी कांस्टेंट बोल दीजिए आप उसको, चाहे डिसइंटीग्रेशन पर टाइम बोल दीजिए, चाहे उसको आप रेडियो एक्टिविटी बोल दीजिए। हम जब ये निकालते थे कि हमारा इतना डिके हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है हमारा कि कितनी उसकी रेडियो एक्टिविटी है। एक टाइम में वो कितना डिके हो रहा है, इसका मतलब वो कितना रेडियो एक्टिव है, उसमें से कितना उसका डिके हो गया, मतलब कितना उसका रेडियो एक्टिव पार्ट कम हो गया। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसका डेफिनेशन बताया था ना मैंने, सिंपल सा डिके, कितना डिके हो गया आपका। एंड वही चीज़ आपने इस तरह फॉर्मूले में इस तरह से भी लिख सकते थे इसको, डिसइंटीग्रेशन पर टाइम करके, या फिर इसको एक्टिव कांस्टेंट भी कह सकते थे, या एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कह सकते थे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका अगर क्वेश्चन में हमने ये dN/dt क्या पढ़ा है, इक्वल्स टू लैम्डा टी पढ़ा है हमने। ठीक है, इसको आप थोड़ा सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, मतलब dN/dt की जगह आप सिर्फ ऐसे ये लिख सकते हो, रेडियो एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा टी। एक सेकंड गाइस, मैं कुछ अपना आप ही चल रहा था। इसको आप रेडियो एक्टिविटीज़ को, सॉरी लैम्डा टी नहीं, टी तो हमारा इधर आ गया ना, इधर एन होता है हमारा, जो बनता है वो हमारा इस तरह से होता है n/n0 इक्वल्स टू लैम्डा टी। इसको इधर ले आते हैं, इसको ले आते हैं इधर। यार ये इसको पता नहीं क्यों नहीं हट रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लैम्डा एन आ जाएगा इधर, n0 बल्कि जो स्टार्टिंग में है आपका। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका एक कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट आपका कितना है, mw ग्राम, और इसमें से कितना आपका ख़त्म हो रहा है, m ख़त्म हो रहा है। जैसे याद है हम पढ़ते थे बचपन में, ये बॉक्स दिया जाता था हमें, 4 पार्ट, 4 का 2 कलर्ड कर दिए जाते थे और पूछा जाता था कितना फ्रैक्शन इसमें कलर्ड है, या कितना बचा है, कितना नहीं बचा है। तो हम क्या लिखते थे नीचे, हमारा टोटल कितना है अपॉन में कितना कलर्ड है। तो सेम चीज़ हम वो भी यहाँ पर करेंगे कि हमारा टोटल मास कितना है और ऊपर उसमें से कितना उसमें से डिके हो गया। और इसको अब हम कैसे लिखेंगे, हमारा ये रेडियो एक्टिविटी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू m अपॉन में mw इंटू n। ठीक है, ये n है आपका एवोगैड्रो नंबर। अच्छा देखिए, अब इसको हटा दीजिए, ऐसे आप लिख देंगे इसको। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका एवोगैड्रो नंबर भी दिया है। एवोगैड्रो नंबर से कुछ नहीं होता है, एग्जैक्ट हमारा इसका एटॉमिक जो मास होता है वो पता चलता है। ये चीज़ आपने जो हुआ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिखते हैं, तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करा है हमने, तो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट वही था कि हमने n0 की जगह हमारा डिके होकर कितना बच जाएगा, इतना बच जाएगा हमारा टोटल मास, और जितना हमारा उसमें से डिके हो गया एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए। आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, मैं उधर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी वरना मोलैरिटी सब पढ़ाना पड़ जाएगा, वो एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिर्फ अभी आप इतना देख लीजिए। बेसिकली हमने क्या किया, ये वाला जो हमारा अमाउंट था, जो हमारा कितना डिके होकर बचा, हमने वो चीज़ यहाँ लिख दी। एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, NaMW इंटू m लैम्डा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइस, तो अगर आप इनमें से जिसने सॉल्व करा है प्लीज़ ऑप्शन नंबर से अपने टैली करते जाइएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 50 पे अब हम लोग मूव करते हैं। ये देखो, ये वाला चीज़ तब भी एरर कर रहा था, अभी नहीं चल, हट ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको, अरे
गाइस इतना पोर्शन ना छोड़ देते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पता नहीं है क्यों नहीं इरेज हो पा रहा है इतना पोर्शन इसमें से, तो इसको हटा देती हूँ। गाइस अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है कि विच स्पेक्ट्रम इज़ द कॉन्टिन्यूअस। आपका कौन सा ऐसा रे है, कौन सी रे है जो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देती है। देखिए गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारा बीटा रेज। रीज़न इसका सिंपल सा है कि इसमें क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का फ़र्क आता है। अगर आप अल्फ़ा की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क आ जाता है, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 का फ़र्क आ जाएगा, फिर 2। बीटा में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 का ही चेंज होता है, फिर दूसरा, फिर ऐसे ऐसे 1 बाय 1 बाय 1। मतलब अगर आपका 17 था तो 1 ही बढ़ के 18, फिर 1 बढ़ के 19, फिर 1 बढ़ के 20। और अगर आपका बीटा पॉजिटिव वाला है तो 20 है, तो मान लीजिए 1 कम होगा तो 19, 1 कम होगा तो 18, फिर 17, फिर 16। हल और अगर आप अल्फ़ा की केस में देखते हैं तो आपका मान लीजिए अगर 20 था तो इसमें क्या होगा, आपका 2 कम होगा तो 18, फिर 2 कम होगा तो 16, तो कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। तो बीटा में क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस आता है। एंड अगर आप बात करेंगे गामा रे की, गामा रे की बात करेंगे तो गामा के केस में तो कोई चेंज ही नहीं होता है, तो इसका तो कोई वही नहीं बनता है, तो कुछ होएगा ही नहीं इसमें। तो बीटा एंड अल्फा में से बीटा में क्यों होता है, क्योंकि बता दिया मैंने आपको कि एक के बाद एक के बाद एक आपका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आता है, और गामा में आपका डबल पे आता है। तो इसीलिए आपका जो है बीटा ये आपका एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रेजेंट करता है। Now move to the next question, that is question number 51. क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया आपसे, विच स्टेटमेंट अबाउट द रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज ट्रू। अच्छा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अल्फा पार्टिकल इज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। देखिए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वही होती है जो मैंने आपको एक्सेल में पढ़ाया था ना, करेक्टरिस्टिक एंड कॉन्टिन्यूअस वाला, तो वही तरह की होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी उसका वो डिटेल में फिर जाना पड़ेगा कि वो किस तरह बनता है, क्या नहीं बनता है, कैसे बनता है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ये ऑप्शन आ गया क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है वो हमारा जो है स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52। इसका पता है बहुत इसका अगर आप अल्फा पार्टिकल के में देख जाएंगे ना, इसका रीज़न होता है कि ये जो होता है बेसिकली डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ न्यूक्लियस पे, कि आपका न्यूक्लियस का नेचर क्या है, उसके हिसाब से फिर ये वाला जो है आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है। उतना रिक्वायर्ड नहीं है उधर जाना, यूजफुल भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा उतना नहीं करवा रही हूँ। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन का शायद मैंने आपको पॉइंट पहले लिखवाया नहीं है, जब मैंने आपको पेनिट्रेशन एंड पावर वो सब चीज़ें पढ़ाई थी तब वहाँ नहीं लिखवाया था, बट अभी बता दूंगी। 52 में पूछा है आपसे कि आपका ग्रेटेस्ट स्पीड किसका होता है, अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है। इसमें क्या होता है ना, आपका स्पीड में आपका अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा जो होता है उसकी होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और रीज़न इसमें वही रहता है कि ये न्यूक्लियस बेस्ड होता है, इसका जो करेक्टरिस्टिक आती है वो न्यूक्लियस बेस्ड, न्यूक्लियस इसका जो नेचर है वो नेचर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है अल्फ़ा रेस, तो इसीलिए इसकी ना स्पीड भी करेक्टरिस्टिक होती है। एंड ये बी है, इसकी भी बीटा की भी स्पीड सेम ही रहती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों में से हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसमें से भी इसमें से भी, तो स्पीड हमारी सेम ही रहती है। बाकी गामा के केस में क्या होता है, हमारा फोटोन रिलीज होता है जो है लाइट पार्टिकल, उसकी स्पीड हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बाकी इधर वाला नंबर तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप ये सिर्फ 10⁻ देखेंगे तो भी आप लोग बता देंगे कि गामा की जो स्पीड है वो बाकी दोनों से बहुत ज़्यादा है। तो हमारा क्या बनेगा इसमें, गामा की स्पीड ज़्यादा है एंड अल्फा एंड बीटा की स्पीड इक्वल है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 52। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, डाउट है कुछ भी आपको, तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53। इन क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या पूछा गया है, फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल एट अ गिवन
गाइस पता है अभी क्या हुआ, मैंने अपना जो रिकॉर्डिंग वाला बटन होता है वहाँ पे मैंने भी चेक किया और वो उसमें ब्लिंक नहीं कर रहा था। उसमें जब रिकॉर्ड होता है लेक्चर तो वो ब्लिंक करता है और एक्चुअल रिकॉर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे सिर्फ रेड रहता है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये है पेन, यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे ये वाली चीज़ यहाँ पे ये, तो ये ना अभी रेड था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तब भी यहाँ पर रेड था, फिर मैंने अभी देखा तब भी रेड था, तो मुझे लगा ये तभी भी रेड था अभी भी रेड है, क्या हो गया, ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या, मैं ऑन करना भूल गई और इतना सारा मैंने पढ़ा दिया। स्केयर हो जाती हूँ मैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो इतना टाइम नहीं हो पाता और फिर टाइम निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। तो गाइस हो गई बातें, बस अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53। अपना क्या दिया है इसमें, फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल एट गिवन इंस्टेंट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इज एन एंड इट्स डीके कांस्टेंट इज लैम्डा, देन द इनकरेक्ट रिलेशन। ओके, क्या दिया गया है आपको कि आपका एक्टिव न्यूक्लियाई एन है और उसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा। ठीक है, तो आपका इसमें से क्या इनकरेक्ट है। अब नाउ नोट द थिंग, क्या आपको पूछा गया है इनकरेक्ट वन, ये इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा है। ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं एग्जाम में कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी उसमें हमने क्या पढ़ा है, dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा है, ये पढ़ा है। dN/dt को मैंने आपको बताया हम रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको अपना एक्टिविटी, वही रेडियो एक्टिविटी बोल दो एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट, गिवन टाइम बोल दो, गिवन इंस्टेंट बोल दो, गिवन सेकंड बोल दो, या पर्टिकुलर टाइम बोल दो, या फिर एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टाइम बोल दो, कुछ भी आप उस तरह से बोल दो उसको, ये आपका, या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी बोला जा सकता है। तो आपका dN/dt बेसिकली आपका रेडियो एक्टिविटी को डिनोट करता है, एंड लैम्डा एन आपका पता है, आपको फॉर्मूले में आता है। तो अब आप इस इक्वेशन के हिसाब से अपना मैच करके देख लीजिए आपका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं तो आपका क्या है, एन लैम्डा इक्वल्स टू एक्टिविटी एट इंस्टेंट, एक्टिविटी बोल दो या रेडियो एक्टिविटी बोल दो, एट इंस्टेंट मतलब वो बेसिकली ये वाली चीज़ की बात कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले जस्ट। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या है, क्या दिया है, लैम्डा इज द डिके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर अ न्यूक्लियस। ये मैंने आपको बताया ये है कि लैम्डा क्या होता है, अपना डिके कांस्टेंट होता है, पर यूनिट टाइम ही डिके हम जो निकालते हैं डिके, वो पर यूनिट टाइम ही निकालते हैं हमेशा। तो लैम्डा क्या है अपन लोग के पास, डिके कांस्टेंट। नाउ मूव टू द ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि आफ्टर द नेक्स्ट 1/λ टाइम, आपका 1/λ टाइम इंटरवल हो जाता है अगर, तो आपका जो एक्टिव न्यूक्लियाई है सैंपल का वो आपका n 1 - 1/e रह जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमने ये इक्वेशन देखी थी dN/dt इक्वल्स टू लैन लैम्डा एन लैम्डा, या इस पे बेस्ड मैंने पहले ये जो आपको थोड़ा चेंज करके एक इक्वेशन लिखवाई है, n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt। इसमें क्या क्या जा रहा है, टी की जगह अगर आप 1/λ टाइम लिख देते हैं तो n0 e⁻⁻λ 1/λ, ये रख देंगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगी 1, तो ये आपका n0 e इक्वल्स टू n आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, n0 e। ठीक है, ये आया, ये तो नहीं आया आपका, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो आपका फिर अब करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, देखिए अब एक तरीका तो था कि मैंने जैसे अभी ये कैलकुलेट करके दिखाया, आप इस तरह से भी चल सकते थे। अगर आपको नहीं कैलकुलेट करने का मन है, आपको एग्जाम में टाइम नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं अभी इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि आपका हाफ लाइफ टाइम जो है सैंपल का वो होता है नेचुरल लॉग 2/λ। तो ये तो होता है, हमें पता है, इसको हम सॉल्व करके 0.693/λ भी लिखते हैं। टी हाफ पढ़ाया है मैंने आपको, फॉर्म जब पढ़ाया था चैप्टर रेडियो एक्टिविटी का तो फॉर्मूला में लिखवाया था। तो देखिए हाफ लाइफ टाइम तो हमें पता चल गया हमारा ये होता है, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। सो दिस वन इज द इनकरेक्ट। तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था, और अगर नहीं तो आप बाकी के 3 ऑप्शन चेक कर लीजिए वो क्या है, सही है या गलत है, उसके हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं। सेम चीज़
आपसे अगर करेक्ट पूछा होता और बाकी के 3 ऑप्शन गलत दिए होते और आपको अगर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता, तो आप बाकी ऑप्शन चेक कर लो, क्या पता वो थ्योरी से सॉल्व हो जाए। जैसे अभी हमारे हो गए तीनों ऑप्शन थ्योरी वाले थे, एक ऑप्शन में सॉल्व करना था, तो वहाँ तक जाओ ही मत उसको सॉल्व करने वाले लेवल पे। तो भाई चलिए अब मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या कहा गया है, इफ अ न्यूक्लियस इज इमिटिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। एक है न्यूक्लियस, वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोई भी, और उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस पार्टिकल आपका निकल रहा है, तो इसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो आपका रेशियो है वो इसमें कितना होगा। तो गाइज अगर आप लोगों को याद हो तो जो मैंने आपको बीटा माइनस और बीटा प्लस डी के बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ई माइनस उसमें से निकल रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने का क्या मतलब है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाएंगे। मान लीजिए दोनों साथ साथ थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो आपका प्रोटॉन तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर जाएगा n/p में। सपोज पहले 6/7 था, एंड अगर आपका ये इंक्रीज हो गया तो आपका कंपैरेटिवली क्या होगा, ये रेशियो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये रेशियो आपका n/p का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज कर जाएगा, देखिए अगर आप बीटा नेगेटिव डिके का पूरा जाएंगे, उसमें बता ही देती हूँ पूरा। वैसे मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ बता देती हूँ। क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कंपैरेटिवली से इंक्रीज कर जाएगा। ये इंक्रीज कर जाएगा तो आपका n/p का रेशियो में क्या होगा, ये p जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो सपोज मानिए पहले आपका 6/7 लिखा हुआ था, ठीक है, तो आपका जो भी रेशियो आ रहा था 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी आ रहा था, अब आपका 7 कंपैरेटिवली इसके इंक्रीज कर जाए, ये 6/9 हो जाए, तो आपका रेशियो क्या होगा इसका, डिक्रीज। अब ये कुछ 0 पॉइंट कुछ कमी वैल्यू आएगी ना, पहले से तो कम वैल्यू आएगी, तो आपका क्या होता है n/p का ओवरऑल रेशियो डिक्रीज हो जाता है। बाकी अगर इसको और डिटेल में आपको जानना है, नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है n/p का डिक्रीज कैसे होता है और इंक्रीज कैसे होता है पूरा रेशियो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। समझा भी सकती हूँ पूरा लेके बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव डिके को, मगर बात वही है ना, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा फालतू में। अब जिसको आता है बच्चे को उसका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो जिसका नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा है कि जाकर प्रीवियस लेक्चर पूरा देख लो, तो और अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे क्या कहा गया है, आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। यहाँ पर निगेटिव प्लेट है, ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है, सेम ये फिगर बनाकर दिखाया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ये। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ होता था, इसमें एक होल होता था। इन्होंने इतना पोर्शन नहीं दिखाया है, सिर्फ इसके ऊपर का दिखाया है। क्या हो रहा है, यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ रहा है, एक इधर जा रही है रे, एक रे इधर जा रही है, एक ऊपर जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से अल्फा बीटा एंड गामा जो है वो हमारी कौन सी है, रेस्पेक्टिवली लिखना है। और यहाँ गिवन है सी बी एंड ए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी जो अल्फा होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है, हमारा नेगेटिव को, ठीक है। तो जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो कौन सी हो गई, अल्फा, तो अल्फा क्या हो गई हमारी सी। सिमिलरली जो हमारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, बीटा कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, और ये अट्रैक्ट करती है या मूव करती है किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो हमारा अब हम देख लेते हैं, हमारा बीटा हो गया क्या, ए, ठीक है। एंड अगर हम गामा की बात करें तो ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, और ये किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो डिफ्लेक्ट नहीं होने की वजह से ये हमारा स्ट्रेट चली जाती है। तो गामा किसको रिलेट कर रही है, बी को। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं CAB कैप। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होना चाहिए। बाकी आप लोग इसको एक बार खुद चेक करके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है,
द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आपका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का, वो आपका किस चीज़ से इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है। देखिए गाइस, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? हमने कभी भी पढ़ा है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क पड़ रहा हो? टेम्परेचर के इंक्रीज़ से कोई फ़र्क हमने पढ़ा है? अभी तक मैंने आपको इतनी थ्योरी में पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। प्रेशर के इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क पड़ रहा था? हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। केमिकल रिएक्शन से कोई फ़र्क पड़ रहा था? इसके तो ये तो मैंने स्पेशल प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको कि रेडियो एक्टिव का केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपना अलग परफॉर्म करता है रेडियो एक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्शन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारा इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है रेडियो एक्टिव सैंपल का, वो इंक्रीज नहीं कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट की वजह से। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 57। जी, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे क्या कहा गया है कि हमारा एक रेडियो एक्टिव डिके हुआ है। क्या डिके हुआ है अभी नहीं पता। रेडियो एक्टिव डिके में आपका क्या हुआ है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है उसमें चेंज कोई भी नहीं आया है, एंड जो हमारा एटॉमिक मास है उसमें भी हमारा कोई भी तरह का चेंज नहीं आया है। इसमें हमारा फिर एमिट क्या चीज़ होगा, इसमें से एमिटेड क्या होगा? इसके लिए तो पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो ये हमारा कौन सा टाइप का डिके है। अगर हमारे दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं होता है तो ये हमारा कौन सा होता है, गामा डिके। ठीक है। और अगर ना एटॉमिक मास चेंज हुआ है, ना एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, ना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ऐसे सिनेरियो में हमारा वहाँ पे क्या रिलीज होता है, फोटोन। ये गामा में क्या हो रहा था, बेसिकली आपका ट्रांजिशन हो रहा था। और ट्रांजिशन के केस में आपका क्या रिलीज होता है, फोटोन रिलीज होता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is very much similar to the question I have already told you. I guess the second question we discussed, मतलब question number 48 we discussed, it is very similar to that question, but we will do it again. Now the question number 58, what do we got in this question? That we have the two elements. Suppose A is to be, we have the two element and they are in the ratio 2:1. Now अब क्या हो रहा है, their half lives हैं, एक की है 12 घंटे, दूसरे की हाइट लाइफ है 16 घंटे की, एंड टोटल इनकी जो क्वांटिटी है वो कितना टाइम लेती है हमारा डिके होने में, 2 डेज। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले अगर आवर में दिया है हाफ लाइफ या जो भी चीज़ें, तो आप उसको या तो आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों यूनिट्स हमने हमेशा पढ़ा है कि ग्राम है तो सब ग्राम रहना चाहिए, केजी है तो सब केजी रहना चाहिए। सिमिलरली हमारा टाइम का यूनिट भी सेम रहना चाहिए। आवर है तो सबको या तो आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर डेज में है तो फिर सारे डेज में कन्वर्ट कर लीजिए। अब सपोज इनका रहता 16 डेज रहता और ये 12 डेज होता है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी कुछ आपका आवर्स में दिया होता है या किसी में भी, तो बेटर ऑप्शन होता है कि हम डे में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 16 डे को अगर हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ जाता है देन इट विल बी टू लॉन्ग। तो इट्स अच्छा रहता है कि अगर हम वहाँ पे डे में कन्वर्ट कर दें। बट यहाँ क्या है, यहाँ 2 डेज हैं 16 आवर्स है। अब 16 आवर्स को अगर आप डे में कन्वर्ट करोगे तो एक दिन भी पूरा नहीं निकलेगा। देन योर day will come in the 0.1 and 0.2, and we know the formula, we have to put it in the power, so it will become a bit difficult and मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं बोलूँगी, बस थोड़ा सा ना देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, सॉल्व करने में कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो खैर चलिए, मैं अभी इसको डे में सबको आवर में कन्वर्ट कर देती हूँ। अगर आप आवर के हिसाब से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 आवर, ये है क्या 16 आवर्स, एंड ये आपका 2 डेज वाला आपका कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट आई गेस 48 आवर्स। ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए की अगर हम बात करते हैं तो एन ए क्या था, ई टू दी पावर था ना, ये हाफ लाइफ थी ना, सॉरी, 1/2 T/T। ये टी नीचे क्या था हमारा हाफ लाइफ टाइम, मैं इसको टी बाय ऐसे लिख देती हूँ,
then it will be more easy for you to remember the formula. T upon T half. Divide NB NBO 1/2 amount में T half. ठीक है, this is the formula. We know that this is the formula. Now what we do, we will put the values here. NA upon में NB इक्वल्स टू NA0. मैंने आपको बताया था कि अपना रेशियो है, रेशियो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अगर ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि वो हमारा कट पिट के 2:1 में ही आ जाता है वो फाइनली. तो इसको 2 1/2 एंड आपका ठीक है, हमारा कितना टाइम लेने वाला है 24 अपॉन में ले वो कितना रहा है हाफ लाइफ टाइम उसका 12/12. सिमिलरली अपॉन में 1 इंटू 1/2 टोटल टाइम कितना ले लेना है उसको 24 बाद वो कितना बचेगा हमें ये निकालना है एंड वो टाइम कितना ले रहा है उसका हाफ लाइफ पावर 16. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/1 तो 1/2 पावर 2 अपॉन 1/2 की पावर इसको अगर आप कट करोगे तो 4 6 2 3 3/2. मैंने नहीं आ रहा है क्या आंसर, मुझे लगा शायद कुछ गलत हो रहा है इसमें. खैर चलिए सॉल्व करते हैं पूरा. मैंने आपको क्या बताया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 3/2. वही मैंने बताया ना 3/2 नहीं आना चाहिए, वरना तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे चला जाएगा. लेट मी चेक इट अगेन. ओके सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने क्या गलती करी, आई फिगर इट आउट. हमारा ये जो 2 days है इसको आवर में कन्वर्ट किया तो ये 48 आया हमारा. मैंने गलती से यहाँ पर ये 24 लिख दिया. ओके, दिस इज़ द मिस्टेक आई हैव डन. मैं इसको इरेज करके दोबारा 48 लिख देती हूँ एंड देन आई विल सॉल्व इट अगेन. देखिए वैसे 3/2 आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हो सकता है, लेकिन मैं जैसे ऑप्शंस देख रही थी 1:1 2:1 तो ये 3/2 में ना थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं था आना आंसर. अब आप इसको बोल सकते हो कि भाई एक्सपीरियंस है पढ़ने का पढ़ाने का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इसलिए देखकर समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो रहा है. बाकी करते करते आपको भी आ जाएगा ये वाली चीज़ करना. देखिए इसमें आप लिख दीजिए 48 डिवाइड बाय 12 एंड यहाँ पे भी आपका 48 डिवाइड बाय 16. इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 एंड यहाँ पे कट करेंगे तो 16 3 × 48 होता है, तो ये आपका 3 आ जाएगा. अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये नीचे 4 था 1/2 में 2 की पावर 4 एंड यहाँ पे ये 1/2 में 2 की पावर 3 था, ये ऊपर जाके 2 की पावर 3 आ गया. अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये वाला 2 ऊपर था और ये 2 की पावर 3 था, तो ये दोनों मिला के कितना बना लेंगे 2 की पावर 4 ही बना लेंगे, और नीचे 2 की पावर 4 था, तो ये चारों आपस में कट आउट हो जाएंगे. सब आपस में कट आउट हो गए तो फाइनली आपका क्या रहेगा 1/1. इसे क्या लिख सकते हैं 1:1. तो आपके किस रेशियो में है 1:1 में. क्वेश्चन नंबर 48 में क्या आंसर था 1:12. यहाँ पे क्या आंसर है 1:1. ओके, तो नाउ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में. इस क्वेश्चन में अगर किसी को पहले डाउट रह गया होगा तो अभी भी अगर नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझसे आप पूछिएगा इसको कमेंट बॉक्स में, ज़रूर मैं दोबारा समझाऊंगी. बट अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, ऐसे बिल्कुल चुप होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है. कोई आपको यहाँ जानता नहीं है तो इसीलिए प्लीज़ ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा कि ये डाउट पूछ लिया वो डाउट पूछ लिया. अरे भाई ऑनलाइन क्लास है तो फ़ायदा उठाओ, कोई किसी को जानता थोड़ी है. खूब डाउट्स पूछो, जो चीज़ को समझ नहीं आए सब पूछो. अच्छा 58 तो वी हैव ऑलरेडी डिड. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बोला है कि आइसोटोप यूज टू क्योर द कैंसर. अच्छा कौन सा आइसोटोप है जिसका यूज़ आप कैंसर ट्रीट करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर है कोबाल्ट 60. ठीक है, ये आंसर आप ये क्वेश्चन जो है ना आपका जनरल अवेयरनेस में भी बहुत आता है वाला क्वेश्चन. कई बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में, SSC NRB के एग्जाम्स में देखा है. कोबाल्ट 60 इज यूज टू क्योर द कैंसर. बाकी और भी हैं हमारे कुछ आइसोटोप्स जो हम कैंसर को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं. या तो आज के लेक्चर में देखती हूँ कितने रह गए, अभी तो है हमारे पास 15 मिनट करीब. एक सेकेंड. ओके क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं गाइस. ठीक है,
उसके बाद जो बचेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। और ये कुछ 1-2 पॉइंट्स थे, मैं ये आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 60 और कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, आज ही हो जाएगा तो अच्छा है। इसमें आपको क्या बोला है कि Rn डिकेज इनटू PO। कोई एलिमेंट है, रेडॉन है, Rn डिकेज हो गया किसमें, पोलोनियम में, PO में। कैसे, बाई अल्फा पार्टिकल्स का डिकेज है विद द हाफ लाइफ ऑफ 4 डेज। हाफ लाइफ इसमें कितनी है, 4 डे। टी हाफ हम लिख सकते हैं कितना है हमारा, 4 डे। एंड अ सैंपल कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ द रेडॉन। अच्छा, अब क्या किया है कि आपके जो रेडॉन है, रेडॉन के जो सैंपल था रेडॉन का, उसके अंदर कितने पार्टिकल थे, 6.4 इंटू 10⁻10। अब रेडॉन मतलब आपका ओरिजिनल में जितना था वो दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपसे पूछा है कि टाइम 12 दिन का अगर लग जाता है तो फाइनली हमारे पास कितने रेडॉन का सैंपल बचेगा। मतलब रेडॉन तो डिके होकर आपका पोलोनियम बन चुका है, लेकिन फिर भी उसमें रेडॉन के हैं, वो आपके कितने सैंपल्स बच जाएंगे आफ्टर आपके 12 डेज। तो वही फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बल्कि ये तो और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू दे दी। फॉर्मूला ये आपका एन फाइनल, जो आपका फाइनल में बच जाएगा रेडॉन का, इक्वल्स टू एन रेडॉन का जो आपका एन ओरिजिनल में था, एन आपका हाफ लाइफ टाइम है तो इसीलिए 1/2, एंड ब्रैकेट के बाद हमारा कितना टाइम लगेगा अपॉन में हाफ लाइफ कितना लगता है। सेम वही फॉर्मूला है, कितनी बार हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब वैल्यू पुट करके एक बार देख लेते हैं। इससे पहले मैं इसको ना बॉक्स में डाल देती हूँ। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज। क्या होगा अपना एन आर, ये वाले की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में जो है वो ये है, यहाँ पर एन लिख देती हूँ यार, ये हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं 6.4 इंटू 10⁻10। हाफ लाइफ हो गई 1/2, एंड स्मॉल टी कितना हो गया 12 डेज। ये हमारा कितने दिन में डिके करवाना है हमें, अपॉन में T/2 कि हमारा हाफ लाइफ कितने दिन में हो गया, 4 दिन में। अब इसको आप कट कर सकते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इंटू 1/2⁻3। अब 2⁻3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो ये 6.4 इंटू 10⁻10 इंटू 1/8 हो जाएगा। 2⁻3 कितना होता है, 8 होता है। थोड़ा ऊपर आ जाइए यहाँ पे। अब आप अगर यहाँ से एक ज़ीरो इधर शिफ्ट कर दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻9 इंटू 1/8, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपस में कट डाउन कर सकते हैं 8 से, तो आपका 8 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए। अच्छा गाइस, मैंने 8 इंटू 10⁻9 कर दिया, लेकिन अगर जब मैं ऑप्शंस चेक करती हूँ तो ऑप्शन में आपका किस तरह दिया हुआ है, ये 10⁻10 ही रखा हुआ है। तो अगर ये 10⁻10 होगा तो इसका मतलब इधर ये टर्म कितना हो जाएगा 0.8। मतलब आप यहाँ पर कन्वर्ट मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और ये पॉइंट ऐसे रहने दीजिए। तो जब आप इसको कट करेंगे तो 0.8 ही आएगा कट करके। ओके, वो आई एम रियली सॉरी, मैंने पहले ऑप्शन चेक नहीं किए थे, बट ठीक है, आपको पता चल गया। आपका कैंसिल होकर 8 आ रहा है इधर, तो इधर आप ऑप्शन चेक कर लो तो एक ही ऑप्शन जा रहा है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो सकता है आपका ये आता और ऑप्शन में ये गिवन होता, तो अब थोड़ा बहुत चेंजिंग ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ता है आंसर में। तो दिस इज़ द इसका सोल्यूशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो 60 तक ही हम छोड़ते हैं गाइज। रीज़न इज़ दैट कि अभी 1 घंटे के लेक्चर में सारे तो हो नहीं पाएंगे, फिर नेक्स्ट के लिए हमारे कितने बच जाएंगे, लंबे क्वेश्चन है ना इसके। देखो अभी कितना हो पाया, मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर में हो पाए कंप्लीट, क्योंकि थोड़े लंबे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, अगर 1-2 लेक्चर और भी लगेगा तो एटलीस्ट वी विल गेट द एक्सपर्टाइज इन दिस चैप्टर 2। तो मैं आपको ना 1-2 कुछ गोल्डन रूल्स, मतलब गोल्डन की पॉइंट्स करके बता देती हूँ कुछ चीज़ें, तो प्लीज़ नोट देम डाउन। और ये जो मैं आपको बताऊँगी ना अभी कुछ पॉइंट्स, वो आपके इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इस रेडियो एक्टिविटी के लिए। जनरल साइंस का जो आता है ना, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये बहुत से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। पहला तो हमें पता है कि हमारा रेडियो एक्टिविटी के यूजेस हम बहुत सी जगह पे यूज़ करते हैं, वी ऑल नो दैट। सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसमें,
यूजेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन द मेडिसिन फील्ड। ठीक है, मेडिसिन फील्ड, तो मेडिसिन फील्ड में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नंबर 1 में अगर हमें क्या करना है, टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक नज़र देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और बता इसीलिए रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना आता है इसमें से क्वेश्चन कभी कभी, चाहे वो जनरल अवेयरनेस में आ जाए। क्रोमियम 57। ओके, सेकंड आपका ये जो भी हमने पढ़ा था क्या, कैंसर के क्योर में, कैंसर क्योर में यूज होता है क्या आपका, कोबाल्ट 60। एंड आपका ब्रेन ट्यूमर टेस्टिंग में, ब्रेन ट्यूमर टेस्टिंग में आपका क्या यूज होता है, मरकरी 203। एंड आपका फिर एक जैसे कैंसर का क्योर जो होता है ना कैंसर का, वो कोबाल्ट 60 से होता है। मगर आप कैंसर का टेस्ट करना है अगर, या कैंसर नहीं, बेटर वर्ड है थायराइड का अगर टेस्ट करना होता है ना, बहुत कॉमन हो गया आजकल, तो उसमें आपका यूज़ होता है आयोडीन 131। थायराइड हमें पता है ना, थायराइड हमारा किसकी कमी से होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। इसको शायद हिंदी में शायद घोंघा बोलते हैं क्या, आई रियली डोंट नो, घोंघा ही शायद बोलते हैं। तो वो थायराइड किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, तो उसको चेक करने के लिए हमारा आयोडीन 131 होता है। इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद आपका एक और है, यही लिखवाती हूँ। ठीक है, आपका ब्लड कैंसर, ये आपका नॉर्मल कैंसर का क्योर हो गया, लेकिन स्पेशली अगर ब्लड कैंसर की आप बात करते हैं तो ब्लड कैंसर के क्योर के लिए आपका यूज़ होता है AU-189, या फिर आपका सोडियम 24 भी यूज़ होता है। AU इज़ गोल्ड, गोल्ड 189 या फिर सोडियम 24, इन दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो जस्ट गेट थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ सकता है। इसमें भी अगर मैं सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ, जिसमें से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आ सकता है, थायराइड टेस्ट आ सकता है, ब्लड कैंसर में आ सकता है। बाकी ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसमें से भी ना आप कैंसर का, तो ये वाला तो मैंने खुद देखा है, कैंसर क्योर का क्वेश्चन कई बार, थायराइड का भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी आप अगर सब हो जाता है आपको या तो वेल एंड गुड, इतना कोई मेहनत लगेगी नहीं, 1 मिनट में 1 मिनट में याद हो जाएंगे सब। नो, मूविंग टू द सेकंड यूज़। सेकंड यूज़ क्या है इसमें हमारा, हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, एक सेकेंड, गलत स्पेलिंग लिख रही हूँ। इस स्पेलिंग को गाइस याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो ये पेन आज अपने आप चल रहे हैं ना, आधी स्पेलिंग तो ये गलत करवा देता है। ARCHAEOLOGY, ये आपका ना इंग्लिश का जो स्पेलिंग वाला जो होता है ना, तो उसमें इस तरह की स्पेलिंग ज़्यादा पूछता है, जिसमें ये छोटी छोटी ए इधर उधर करने का जो चांसेस रहता है, जिसमें कन्फ्यूजन होती भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें किसी चीज़ का एज डिटरमाइन करना हो, इंसान का नहीं है ऑब्वियसली, आपका कोई मटेरियल है, कोई मेटल है, वुड का होता है ना, उसका भी एज डिटरमाइन करने के लिए आपका जो मेटल यूज़ होता है, सैंपल अगर हमारे पास है उसका एज डिटरमाइन करने के लिए, तो उसमें हमारा यूज़ होता है कार्बन 14। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया भी था कि कार्बन डेटिंग उसको हम कहते हैं। कार्बन की हेल्प से जो हम डेट निकालते हैं कि कोई भी चीज़ की एज क्या है या वो कितना पुराना है। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल कुछ सैंपल है अगर उसके लिए। और अगर हमें एज डिटरमाइन करनी हो स्पेशली मेट्रॉइड्स की, एज डिटरमाइन करनी हो किसकी, मतलब जैसे आपकी बड़ी बड़ी चीज़ हो गई, जैसे अर्थ हो गया, या फिर आपके मेट्रॉइड्स हो गए। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो आपके स्पेस है ना, स्पेस, हाँ, उसमें जो आपके ये छोटे छोटे उल्का पिंड वगैरह जिसको आप लोग बोलते होगे, वो जो घूम रहे होते हैं, हमारे जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये सन है, ये सोलर सिस्टम है, तो ये हमारा मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है क्यूपियर बेल्ट। इसमें छोटे 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 बहुत सारे ना पत्थर या रॉक्स घूम रहे होते हैं। तो होता क्या है, ये मार्स एंड जुपिटर की वजह से ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इधर उधर जाते नहीं है कहीं भी, ये यहीं बीच में घूमते होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इसमें से रॉक जो है वो इसमें से निकल जाता है,
या फिर इसमें से ना भी निकले, कहीं और से रैंडम जगह से रॉक आ जाए एंड हमारे अर्थ पर आके वो गिर जाए। तो इसको जो आकर गिरता है ना अर्थ पे, उसको हम क्या कहते हैं, मेटरॉइड। होता कुछ नहीं है, नॉर्मल रॉक्स होती हैं, स्पेस में इनको मेट्योर कहते हैं। फिर जब ये अर्थ पे गिर रहा होता है, जल रहा होता है, तो इसको मेट्रियोरिट्स कुछ कहते हैं। एंड अर्थ पे गिरने के बाद जब वो नॉर्मल पत्थर अर्थ पे जो गिरा हुआ होता है उसको मेट्रियोर्स कहते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तो हाँ ये वही वाला है, वो जिसको कुछ कुछ होता है। मैं शाहरुख खान और काजोल आंखें बंद करके मांगते थे कि मुझे रानी मुखर्जी मिल जाए, मुझे शाहरुख खान मिल जाए ना, ये वही वाला मेट्रोर्स है। वो कुछ नहीं होता है। डोंट वॉच द मूवीज, ये सब फालतूगिरी दिखाते हैं। ये वही वाला मेट्रोर्स, जिसको कहते हैं टूटता तारा एंड ऑल दिस थिंग, जो आपने सुनी होंगी ना, वो मेट्रोर्स ही होता है। सो दिस मेट्रोट की अगर आपको एज निकालनी है तो इट इज़ द पोटेशियम 40 एंड यूरेनियम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं। पोटेशियम 40 का क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। कार्बन 14 तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। सिमिलरली कोबाल्ट 60 जो मैंने बताया था कैंसर क्योर का, वो भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर का मैंने इतना ज़्यादा इसके देखे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका क्या होता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़, प्रोटेक्ट पोटैटोज फ्रॉम। अच्छा, ये जो है ना, ये वाले क्वेश्चंस आपसे स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव के चैप्टर में नहीं पूछे जाते हैं। ये जनरली आपके ना जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वहाँ पर कवर होते हैं। तो इसके लिए भी आपका क्या यूज़ होता है, कोबाल्ट 60। सेकेंड वाला, अगर आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल रेन हमारा किसकी हेल्प से होता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, आता है ये क्वेश्चन। आर्टिफिशियल रेन आपका करवाना है अगर आपको कहीं पर, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है सिल्वर आयोडाइड। AG इज़ फॉर सिल्वर एंड I इज़ फॉर आयोडीन, और इस कंपाउंड को बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। आप लोग को याद होगा, अभी 1-2 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था यही विंटर में। जैसे दिल्ली में अगर होंगे तो कुछ लोग रिलेट भी करेंगे, बिल्कुल गला चोक हो जाता है आपका, इतना पोल्यूशन हो जाता है नवंबर दिसंबर में। क्योंकि होता है क्या, सर्दी हो जाती है, कोहरा भी आता है, कोहरे से पोल्यूशन मिक्स होके एक तरह से बिल्कुल ऐसी लेयर बिछा देता है वाइट कलर की, आपको कुछ भी दिखता नहीं है। एक होता है जनरल जो कोहरा आता है, जैसे आप गाँव में जाएंगे, खेतों पे जाएंगे या पहाड़ों में जाएंगे, वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत साफ़ सुथरा होता है, ताज़ी हवा होती है उसमें। लेकिन जो दिल्ली के पोल्यूशन में मिलता है ना, जो कोहरा यहाँ के पोल्यूशन से मिक्स होकर, वो बहुत ख़राब होता है। तो उस पोल्यूशन को हटाने के लिए या किसी भी और वजह से कभी कहीं आग लग जाए, तो वहाँ पे जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो करवाने के लिए एक तो तरीका है कि आप पानी भर कर ले जाओ और डालो। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतना पानी भर कर ले जाओ और फिर डालो। तो होता क्या है कि अगर आपको कभी ऐसे आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ती है कहीं पर, तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है। बाकी एक एलिमेंट और भी यूज़ होता है इसमें, बट दैट वॉज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी रेडियो एक्टिव हमारा सिल्वर आयोडाइड है। एंड अगर हमें एज अ फर्टिलाइज़र कभी यूज़ करना पड़ता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, तो हमारा वो कौन सा होता है, पोटेशियम 32। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स विच वी यूज़, इम्पॉर्टेंट है और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, और इसको याद रखिएगा। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे रेडियो एक्टिविटी में से। अच्छा, एक मैं रेडियो एक्टिविटी से बेस्ड आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अभी ये हमने यूजेस पढ़ लिए, यूजेस के बाद अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट एक चीज़ और बता देती हूँ, स्टेबिलिटी का आपका। स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होती है कि सपोज आपके पास ये सब्सटेंस था, ये डिके हो गया आपका और इतना रह गया। ठीक है, ये और डिके हो गया, इतना रह गया, और डिके हो गया, इतना रह गया, और डिके हो गया, इतना रह गया। ठीक है, तो क्या होता है, मैं नाम देती हूँ ABCD आपका। अब ये जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस था ना, इसके पास बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी थी। ठीक है, ये बहुत रेडियो एक्टिविटिकली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत एक्टिव एलिमेंट था, इसके अंदर बहुत एक्टिव न्यूट्रॉन्स थे या न्यूक्लियस थे। तो ये क्या हुआ, डिके होकर इतना हो गया। अब इसके पास क्या हुआ, कंपैरेटिवली ये कम हो गया। अब ये आप ये समझ लिए कि ये 100 किलो था, हाफ डिके होकर ये 50 किलो का रह गया। तो मतलब आपका 50 किलो निकल गया, ये इतना एक्टिव थे इसके न्यूक्लियस। अब ये और डिके होकर 25 का रह गया, मतलब 25 निकले
सिर्फ 25 निकले ना, तो कंपैरेटिवली किस में से ज़्यादा निकले, इसमें से ज़्यादा निकले। जिसमें से हमारे ज़्यादा निकलेंगे वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा ज़्यादा एक्टिव होगा। अब कोई चीज़ जितनी ज़्यादा एक्टिव होती है, रिएक्शंस में हमने पढ़ा है, वो हमारी स्टेबल ज़्यादा होती है कम होती है। अगर चीज़ हमारी ज़्यादा एक्टिव है तो वो हमारी कम स्टेबल होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है। हमारा जो एलिमेंट जो सबसे पहले, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, वो हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, या सबसे कम स्टेबल होती है। एंड बाय द एंड वो जैसे जैसे कम होती जाती है वो स्टेबल होती चली जाती है। एंड एंड में आके ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद वो डिके नहीं होती है, एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेबल स्टेज। तो हमारी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा डी की, फिर सी की, फिर बी की एंड ए की। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कितने वक्त में स्टेबल हो सकता है, तो इसका टाइम है इन्फिनिटी। कुछ नहीं पता भैया, कभी स्टेबल नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो जब तक भी रहेगा वो डिके करेगा ही करेगा, इसीलिए उसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर वो डिके नहीं करेगा तो वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, डिके करता रहता है इन्फिनिटी टाइम तक, जब तक भी वो है वो डिके करेगा ही करेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। बाकी अगर कोई एक दो चीज़ और है तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूँगी, या लास्ट में जो हम एडवांस लेक्चर लेंगे उसमें कवर करवा दूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, कुछ समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती हैं, एंड प्लीज़ शेयर इट विद द अदर्स, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए प्लीज़। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कैन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप चैनल। बाकी जो भी होगा आपका, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। एंड मैं इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द लेक्चर।